13 अक्टूबर 2021 बांग्लादेश का कोमिला जिला। सुबह के 3 बजे नानुआ दिघी पार दुर्गा मंदिर में अनहोनी से बेखबर ये गार्ड सो रहे थे। कुछ लोग चुपचाप अंदर घुस जाते हैं और बिना कोई आवाज किए भगवान हनुमान की मूर्ति के पास कुरान रखते हैं। कोई उन्हें देख ना ले इसीलिए जल्दी से कुछ फोटोज लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में इन फोटोज का प्रोपेगेंडा फेसबुक पर वायरल किया जाता है। पोस्ट पर साफ लिखा गया था, पाक कुरान का अपमान, जिसकी सजा मौत है। फिर उन्होंने इस्लाम का अपमान करने का मुद्दा उठाया और भीड़ इकट्ठा की। यहां से कोमिला के हिंदू मंदिरों को वेंडलाइज किया जाता है। बस कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के बाकी हिस्सों में भी मंदिरों और हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाते हैं। 13 से 16 अक्टूबर के दौरान बांग्लादेश के 30 जिलों में 315 से ज्यादा मंदिरों को और वहां की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। कीमती सामान और गहनों को लूटा जाता है। लगभग 1500 हिंदू घरों पर हमला किया जाता है। 10 लोगों के शरेआम सिर काट दिए जाते हैं। 23 औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। 17 लोग गायब थे, या यूं कह लीजिए उनकी तो लाशें ही नहीं मिली। यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। पिछले 22 सालों में बांग्लादेश में 470 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू घरों में आग लगा दी गई और लाखों हिंदू बांग्लादेश से गायब हैं। और ना जाने कितनी औरतों के साथ रेप किया गया। और आज भी बांग्लादेश में क्या स्थिति है ये आप जानते ही हैं। बांग्लादेश के दंगों में सिर्फ जुलाई महीने में ही 32 बच्चों की हत्या की जाती है। यूनिसेफ की चाइल्ड हेल्पलाइन पर मदद की गुहार लगाई जाती है, जो नॉर्मल लेवल से 250% ज्यादा थी। बांग्लादेश में 1971 के दौरान हिंदू पॉपुलेशन 20% थी और 2023 में यह आंकड़ा सिर्फ 8.9% रह गया। 1964 से लेकर 2013 तक लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले गए। इसका मतलब ऑन एन एवरेज लगभग 2 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं को हर साल बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगर इतनी जनता बांग्लादेश को छोड़कर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो उन्हें होना चाहिए था। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, इन आंकड़ों से आपको साफ पता चल रहा होगा कि जो लोग बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो हर साल घटती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश के आर्टिकल 2 में साफ साफ बताया गया है कि बेशक से बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन इस्लाम रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के लिए भी बराबर के अधिकार सुरक्षित रखने पड़ेंगे। वहीं आर्टिकल 12 में बताया गया है कि बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर दर्जा मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जो बांग्लादेश में स्थिति है उसके लिए कानून व्यवस्था और सरकार दोनों ही फेल हो गए हैं। और अगर बांग्लादेश के सेकुलर होने का असली सच सामने लाना हो तो थोड़ा सा इतिहास को समझना पड़ेगा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने में भारत की एक अहम भूमिका थी। फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेकुलर स्टेट का सपना पूरा किया था, जहां हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम साथ मिलकर शांति से रह सकें। ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे जिनोसाइड और पाकिस्तान के साथ रहकर जो उनका एक्सपीरियंस था उसी बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और मेजर जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के मिलिट्री रूलर बन जाते हैं। 1970 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंजेस लाए, जहां उन्होंने सेकुलर शब्द को हटा के उसकी जगह एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह कर दिया। इसी के साथ बांग्लादेश में अब तक जो रिलीजियस पार्टी के ऊपर बैन लगाया गया था वो भी हटा दिया जाता है। दरअसल मिलिट्री रूल लगने से पहले बांग्लादेश में ज्यादातर पॉलिसीज को वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के ऊपर डिजाइन किया जाता था, जो अपने आप में प्रोग्रेसिव भी था। लेकिन अब मिलिट्री रूल के बाद वहां ज्यादातर पॉलिसीज को इस्लामिक आइडियोलॉजीज के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा था। धर्म के नाम पर राजनीति जो पाकिस्तान ने अपने यहां की, उसी तरह जियाउर रहमान ने भी बांग्लादेश में यह आसान तरीका कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बांग्लादेश का वो दौर था जब रिलीजियस फ्रैक्शंस के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अथॉरिटी आ गई थी। पाकिस्तानी रिलीजियस ग्रुप्स और इस्लामिक पार्टीज बांग्लादेश को अब पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वहां की जनता को गुमराह करने लगे। यहां पर सबसे बड़ा रोल जमाते इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश का था, जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को फैलाने का काम कर रहे थे। ये ग्रुप्स हमेशा से ही इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस को खत्म करना चाहते थे और कश्मीर जो आज धर्म की आग में जल रहा है वो भी इन लोगों की ही देन है। पाकिस्तान का रोल अब यहां आपको समझ आ रहा होगा कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग होने से रोक नहीं पाया तो वो अब धर्म की राजनीति चलाकर वहां के यूथ पॉपुलेशन का ब्रेन वॉश कर रहा है। और जब से अभी वहां इंटरिम गवर्नमेंट बनी है तब से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वहां और ज्यादा बढ़ गई है। बीते सिर्फ 4 महीनों में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से इंपोर्टेड कार्गोज पर स्क्रीनिंग प्रोसीजर की छूट दे दी है, जो पहले बाकी देशों की तरह 100% कंपल्सरी हुआ करता था।
ये किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे देश से आपके देश में कोई कार्गो इंपोर्ट हो रहा हो जिसमें इलीगल हथियार हो सकते हैं, ड्रग माफिया अपनी स्मगलिंग करवा सकते हैं और आप बिना चेक किए उस कार्गो को इंपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में अगर जमात जैसे लोगों का सरकार में दबदबा हो तो बांग्लादेश का दूसरा पाकिस्तान बनना लगभग तय है। लेकिन यह ज्यादा कंसर्न इंडिया के लिए होना चाहिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पूरी तरह से बंद नहीं है। बॉर्डर को पानी और जमीन दोनों रास्तों से पार किया जा सकता है। आज तक तो इलीगल माइग्रेंट्स को हम जैसे तैसे संभाल लेते थे, लेकिन जिस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑलरेडी आग में जल रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट तो यहां इस आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। भारत को इससे निपटने के लिए बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। भारत ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 18 के बेसिस पर बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशन में चुनौती दे सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हाल में ही अक्टूबर महीने में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बाकी 13 देशों के साथ मिलकर सेम आर्टिकल का सहारा चाइना के खिलाफ लिया है। जनवरी में भी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे, तब इसी अमेरिका ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट जरूर दे दी थी। और अब जब इतना बड़ा इशू चल रहा है तो वो बिल्कुल ही चुप बैठा है। बांग्लादेश की स्थिति भी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरह बनती जा रही है। जिस तरह हमने पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेटिक तरीके से कसकर रखा है, जहां पर उसे चाइना को छोड़कर उसके लिए ऑलमोस्ट सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, उसी तरह हम बांग्लादेश को भी इंटरनेशनल लेवल पर घेर सकते हैं। चाइना की इंटेंशन भी बांग्लादेश को लेकर कुछ सही नहीं है। चाइना हमेशा से ही अनस्टेबल कंट्रीज को टारगेट करके अपने कंट्रोल में रखने की रणनीति पर काम करता है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में उसकी इन्वॉल्वमेंट ने वहां की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोवरेनिटी को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। थोड़ी सी नजर अगर हम हिस्ट्री पर डालें तो बांग्लादेश की आजादी से भी पहले 1960 से 1970 के दशक के बीच पूरे देश में जो तनाव फैला हुआ था उसकी जड़ नक्सलवाद थी। असली शुरुआत तो वहीं से हुई थी और इस नक्सलवाद के पीछे पूरी फंडिंग चाइना से आती थी। इसी नक्सलवाद ने श्रीलंका को भी अपनी चपेट में लाया। वहां हजारों में हत्याएं की गई और वहां की राजनीति आज तक डामाडोल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से वो पाकिस्तान को तो ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर चुका है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश जैसे देश को वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे में इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।